अग्निवीर योजना निकाली सरकार ने और सरकार ने 4 साल की वो नौकरियाँ निकाली। उसके बाद कहा कि मैं जब रिटायर करूँगा तब मैं 10 लाख दूँगा, उससे आप बिज़नेस कर सकते हो या और सारी चीज़ें कर सकते हो। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो सरकार कहने के पहले तो माँ-बाप भी 10 लाख रुपया दे देते थे। सरकार तो आज ये 3 तिहरे शोषण को झेलते हुए महिलाएँ शिक्षा ग्रहण करती हैं। अगर हम एक मूल निवासी परिवार को देखेंगे तो काफ़ी सारे परिवार हैं आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं। तो जब पढ़ाने की बात आती है तो वो लोग अगर 2 बच्चे हैं उनके, एक लड़की और एक लड़का, तो वो सबसे पहले लड़के को पढ़ाना। स्पष्ट ये तरीके से मुझे लगता है कि जो देश के जो आंकड़े या जिस तरीके से न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हो रहे हैं, जो बड़े-बड़े मेहुल चोकसी और विजय माल्या और नीरज मोदी जैसे लोग जो व्यक्ति हैं, जो करीब 5 लाख करोड़ के लगभग में यहाँ से देश के जो आंकड़े हैं, वो यहाँ से लेके पैसे चले गए। भारत में निजीकरण का कोई वास्तविक अपने तरीके से नहीं, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एक मॉडल फॉलो कर रहे हैं। जो जिस कंपनियों की अपने नियम परिनियम बनाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत संविधान के प्रदत्त अधिकारों के अंदर ही करना चाहिए। तो आज के हिसाब से उसको जीवन जो न्यूनतम भरण-पोषण के लिए उसके खाने नहीं दे सकते, उनके बच्चे अच्छा पढ़ नहीं सकते, उनके बच्चे ये नहीं कर सकते। जबकि दूसरे जो हैं बहुत से ऐसे मंत्री हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, बहुत से पार्टियों के, उनके लिए तो किसी तरह का सैलरी में कोई कटौती नहीं आ रहा है। वो अपनी सुविधाओं को निरंतर बढ़ा रहे हैं। तो कहाँ पर रहेगा? क्या ये उचित है कि किसी को कि महँगाई 4 गुना बढ़ा दो और उसी एक वेतन में 4 लोगों को कर दो, तो कहाँ से वो बेहतर अपने स्वास्थ्य, शिक्षा और बेसिक सुविधाओं को पा पाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना केंद्र और मैं हूँ हरेराम यादव। अभी हम पहुँच चुके हैं बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में। यहाँ पर हमारे साथ अभी मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर पिंटू कुमार, सहायक प्रोफेसर मगध विश्वविद्यालय बोधगया से हैं और हमारे साथ मैम जुड़ चुकी हैं। मैम यस स्वराज। प्रोफेसर अनन्या स्वराज, ये भी सहायक प्रोफेसर है ना सर? और ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर से ही बात करते हैं कि आखिर निजीकरण देश के लिए क्यों घातक है और कैसे घातक है? सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। वजह ये है कि निजीकरण में बहुत से संविधान के उन प्रदत्त निजीकरण में बहुत सा वो संविधान के प्रदत्त जो अधिकार हैं, उसमें उल्लंघन किया गया। निजीकरण में पहली चीज़ तो ये है कि संविधान में बराबर एक समान प्रतिनिधित्व की बात होती है। निजीकरण में कहते हैं कि कोई कंपनियां आएगी किसी को भी किसी भी वे में वो अपने तरीके से एग्जाम या किसी तरह का माध्यम हो वो किसी को सेलेक्ट करके चली जाती है। तो निजीकरण तो पहले यही हो गया कि हमारे यहाँ बराबर प्रतिनिधित्व को नहीं कर पा रहा है। दूसरा, निजीकरण में कभी भी रेगुलर और लाइफ सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं। तो वो कभी भी लाते हैं, कभी भी उनसे बेहतर विकल्प मिलता है, फिर निकाल देते हैं, हटा देते हैं। भारत में निजीकरण का कोई वास्तविक अपने तरीके से नहीं, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एक मॉडल फॉलो कर रहे हैं। जो जिस कंपनियों की अपने नियम परिनियम बनाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत संविधान के प्रदत्त अधिकारों के अंदर ही करना चाहिए। परंतु ऐसा बिल्कुल ही धरातल पर जो दिखता है व्यवहारिक रूप में, वो देखने को नहीं मिलता। इसलिए भारत की जो निजीकरण की पॉलिसी जो चल रहे हैं उसमें बहुत से मूल निवासी भाई जो हैं, खासकर विशेष करके समाज के सबसे कमजोर वर्ग जो हैं, एससी एसटी और ओबीसी वर्गों के अधिकारों का हनन हो रहा है। इनका प्रॉपर प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है, इनको प्रॉपर पारिश्रमिक नहीं मिल पा रहा है। इसलिए निजीकरण भारत के क्षेत्र में अभी तक सक्सेस नहीं हो पाया है। सर सरकार ऐसा कह रही है कि निजीकरण जो हो रहा है, जो सरकारी जो नौकरियाँ उसको खत्म किया जा रहा है और एक सरकारी जो वेतन उठा रहे हैं जो भी कर्मचारी हैं, उसके एक वेतन से सर आपने इस बात को रखा भी, तो उसमें एक में कम से कम 4 लोगों की वेतन दी जा सकती है। इससे बेरोज़गारी का आलम भी खत्म किया जा रहा है, ऐसा सरकार का कहना है। सर आपका इसमें क्या मानना है? मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि गवर्नमेंट का क्या विचार है, पर मैं एज ए एक शिक्षक के रूप में जो मैं सैद्धांतिक रूपों से जो मैं सभी डॉक्यूमेंट को अध्ययन कर रहा हूँ, उसमें इस बात को लगता है कि किसी को आप कोई व्यक्ति को अगर वो आज के हिसाब से उसको जीवन जो न्यूनतम भरण-पोषण के लिए उसके खाने नहीं दे सकते, उनके बच्चे अच्छा पढ़ नहीं सकते, उनके बच्चे ये नहीं कर सकते। जबकि दूसरे जो हैं बहुत से ऐसे मंत्री हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, बहुत से पार्टियों के, उनके लिए तो किसी तरह का सैलरी में कोई कटौती नहीं आ रहा है। वो अपनी सुविधाओं को निरंतर बढ़ा रहे हैं। तो कहाँ पर रहेगा? क्या ये उचित है कि किसी को कि महँगाई 4 गुना बढ़ा दो और उसी एक वेतन में 4 लोगों को
कर दो, तो कहाँ से वो बेहतर अपने स्वास्थ्य, शिक्षा और बेसिक सुविधाओं को पा पाएगा? फिर वो आज के समय में जो महँगाई की मार झेल रहे हैं, उसको तो लिए तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम समस्या है। तो इसलिए सर, अभी निजीकरण का हाल ही में कुछ निजीकरण के तहत जो भी कंपनियाँ चलाई जा रही है और उसके चलते नौकरियों को खत्म किया जा रहा है और जो अवसर हमें मिले थे संविधान के से अवसर जो मिला था वो अवसर भी खत्म हो जा रहा है। इसके चलते कई कंपनियाँ अभी बेच कर भाग भी चुकी है। सर, वो कंक्लूडिंग बता सकते हैं क्या कि अभी तक कितने कंपनियों के मालिक यहाँ से भाग चुके हैं और कितने करोड़ लेके गए? देखिए, इसमें आंकड़े बहुत ही गंभीर हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे आंकड़े हैं जो छोटे लेवल पर होते हैं, वो पता नहीं चल पाता है। बहुत सा हम आप सब लोग कुछ छोटे-छोटे कंपनियों के चक्कर में पड़ते हैं, और हमारा कभी एलआईसी के थ्रू, इंश्योरेंस के थ्रू, तो कभी कुछ के थ्रू जाता है। इसलिए बहुत आंकड़ों को बता पाना मुश्किल है, पर मैं स्पष्ट ये तरीके से मुझे लगता है कि जो देश के जो आंकड़े या जिस तरीके से न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हो रहे हैं, जो बड़े-बड़े मेहुल चौकसी और विजय माल्या और नीरज मोदी जैसे लोग, जो व्यक्ति हैं, जो करीब 5 लाख करोड़ के लगभग में यहाँ से देश के जो आंकड़े हैं, वो यहाँ से लेके पैसे चले गए। और ऊपर से अभी जो आप देख रहे हैं कि ये जो एक घोटाला गुजरात में आई है, जिसको शिपयार्ड घोटाला में, जिसमें अग्रवाल, कमलेश ऋषि। कमलेश ऋषि अग्रवाल जी जो हैं, इनमें भी 22,886 करोड़ रुपये का गबन का मामला है। तो ऐसे लोग 22,886 करोड़ रुपये लेके जा रहे हैं, उनको 5 साल लग जाता है एफआईआर करने में। तो देश के लिए चिंताजनक स्थिति है कि आखिर इतने पैसे जब जा रहे हैं देश के बाहर, और देश के लोगों को आर्थिक रूप से क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। अग्निपथ योजना बना दीजिए, अग्निवीर योजना बना दीजिए, इससे युवाओं को स्वर्णिम भविष्य 4-5 साल के लिए तो ठीक हो सकता है। उसके बाद फिर उनकी स्थिति क्या होगी? तो सवाल ये होता है कि संविधान में जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसमें इस बात को निहित किया जाता है कि अवसर में समानता और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता, ये सरकार का एक इम्पोर्टेंट कर्तव्य है, जिम्मेवारी है। तो इसलिए सरकार इन दायित्वों को निर्वहन करके, छोड़ करके के और निजीकरण के अपने बनाए हुए नियम रेगुलेशन पर नहीं थोप सकते। और हमारे साथ मैम भी है, मैम से भी कुछ बातचीत करेंगे कि मैम ने बहुत अच्छी बात रखी है आउटसोर्सिंग को लेकर कि महिलाओं पर क्या असर पड़ रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। मैम तो पहले अपना परिचय बताएँगी। मेरा नाम अनन्या स्वराज हुआ, मैं मगध यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैम, आउटसोर्सिंग के तहत जो भी चीज़ें चल रही है उसपे महिलाओं पर सर मैम कितना प्रभाव? जैसा कि सबसे पहले मैं बता दूँ, महिलाओं के साथ शोषण काफ़ी लंबे अरसे से होता आया है, सदियों से होता आया है। आज वर्तमान में अगर देखेंगे तो महिलाओं का तिहरा शोषण होता है। जैसे कि हमारी जो सोसाइटी है वो वर्णों में बटी है। तो जैसा 3 भागों कास्ट वाइज़ बटा हुआ है। तो जैसे अपर कास्ट के मेन हो गए, अगर आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो वहाँ पे देखिएगा कि महिलाओं का किस तरह से शोषण होता था जमींदारी प्रथा के अंतर्गत, या फिर जब महिलाएँ खेत में, हाँ, हाँ, ठीक है। दूसरा हुआ अपर कास्ट की महिलाएँ हो गई, और जो हम तीसरा जो पक्ष है वो है मूल निवासी के जो पुरुष वर्ग है, मतलब पैट्रियार्की के द्वारा जो उनका शोषण होता है। तो ये 3 तिहरे शोषण को झेलते हुए महिलाएं शिक्षा ग्रहण करती है। अगर हम एक मूल निवासी परिवार को देखेंगे तो काफी सारे परिवार हैं आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। तो जब पढ़ाने की बात आती है तो वो लोग अगर 2 बच्चे हैं उनके, एक लड़की और एक लड़का, तो वो सबसे पहले लड़के को पढ़ाना प्रेफर करते हैं। तो महिलाओं के सामने शिक्षा को लेके कितनी बड़ी चुनौती है, मतलब कितने स्टेप्स को पार करके वो शिक्षा ग्रहण करती है, फिर उसके बाद रोजगार में आती है। रोजगार में आने के बाद भी बहुत सारी सामाजिक जो वर्जनाएं होती है उनको उसको तोड़ना पड़ता है, और तब वो कार्य करती है। और उस कार्य क्षेत्र में भी जैसे निजीकरण हुआ या आउटसोर्सिंग के द्वारा जब उनका जॉब लगता है, तो मातृत्व लाभ है या फिर पेंशन लाभ है, उनका अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको हर्जाना नहीं मिलता है। तो इस जो संवैधानिक जो हमें अधिकार दिया गया है, उन सारी चीज़ों से महिलाओं को वंचित कर दिया जाता है। ऐसे तो कुछ सरकार ने मातृत्व लाभ भी देने की बात कही है, लेकिन सतही तौर पे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं। उनका जो जॉब सिक्योरिटी होता है वो भी नहीं है। आप जो ठेकेदार होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट के जो मालिक होते हैं उनकी बातों को मानने के लिए आप बाध्य होते हैं, नहीं तो फिर आपका जीविकोपार्जन नहीं चलेगा। तो जो महिला श्रमिक हैं बेहद यहाँ पे उनका मजबूर होती हैं काफ़ी। तो बिल्कुल तो बंधुआ मजदूरी जैसा नहीं है ये, लेकिन फिर भी एक काइंड ऑफ उसी के जैसा फीलिंग ज़रूर महिलाओं के अंदर वो उत्पन्न करता है।
इसमें बदलाव होना चाहिए जी कि जो भी हमारे भारत के मूल निवासी हैं वो महिलाओं को ये जो नज़रिया देखने का है, जो समानतावादी सोच की जो जो नज़रिया है वो हमारे मूल निवासी साथी भी कुछ हद तक रखते हैं, लेकिन ये बदलाव की ज़रूरत है, वो ना रखें। बेटे और बेटियों में भेदभाव कैसा? जब महिलाओं को उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना पुरुषों को है। ये मैम का ये कहना था। और चलते-चलते हम कहेंगे कि मैम आप पूरे देश के महिलाओं के लिए जो भी मूल निवासी महिलाएँ हैं, चाहे अन्य महिलाएँ हैं, उनके लिए आप क्या क्या कहें? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप फॉर्मल एजुकेशन ज़रूर लें, साथ ही साथ मतलब नौकरी करके अपने पैरों पे खड़े हों। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी बहाल हैं या फिर आउटसोर्सिंग के द्वारा भी कार्य करिए, तो भी आप अपने अधिकारों के लिए सजग रहिए। अगर आपके साथ अन्याय होता है, तो बिल्कुल आवाज़ उठाइए। और जो लोग फॉर्मल सेक्टर में हैं, जो सरकारी क्षेत्र में हैं, वो महिलाएँ दूसरी महिलाओं का आप हेल्प कर सकती हैं। अग्निवीर योजना निकाली सरकार ने और सरकार ने 4 साल की वो नौकरियाँ निकाली। उसके बाद कहा कि मैं जब रिटायर करूँगा तब मैं 10 लाख दूँगा, उससे आप बिज़नेस कर सकते हो या और सारी चीज़ें कर सकते हो। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो सरकार कहने के पहले तो माँ-बाप भी 10 लाख रुपया दे देते थे। सरकार तो आज कह रही है, तो भी बच्चे आज के युग में बिज़नेस कहाँ करें और किस तरह का बिज़नेस करें? बिज़नेस में भी बहुत कुछ ऐसा अगर फ़ायदा रहता तो ये 4 साल के लिए जो अग्निवीर योजना का इतना विरोध सरकार या जन वो क्यों कर रहे थे? लाइफ़ एक सिक्योरिटी का सवाल उठता है। दूसरी चीज़ जितने भी आप देख लें प्राइवेट जॉब का या आउटसोर्सिंग पर एक पॉइंट में फ़ोकस कर रहा हूँ। इसके पीछे कहीं न कहीं जो नीति निर्धारक तत्व हैं, वो ये सोचते हैं कि एक ट्रेडिंग जो ब्लॉक है, एक एसोसिएशन है, जो मजदूर संगठन है, ये खत्म हो जाए इस देश में। क्योंकि कहीं न कहीं वो मजदूर संगठन अपने न्याय की बात करते थे, अधिकारों की बात करते थे और एक बहुत बड़ा सरकार में अपनी भूमिका रखते थे क्योंकि उनकी अगर नीति, उनके अधिकारों की बात नहीं होती थी, तो सरकार खतरे में आती थी। लोग जो लोग ऐसे लोग हैं, जो बिज़नेस और क्लास के लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनको इस तरह का एसोसिएशन से बिल्कुल ही हानि होना था। इसलिए इस तरह का आउटसोर्सिंग प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए उनको इतना काम लो, इतना मसल लो और कोई इनका एसोसिएशन ना रहे क्योंकि लाइफ सिक्योरिटी नहीं रहेगी और इतना शोषण होंगे कि दिन भर वो अपने कामों में उलझ जाए। एक बात मान्यवर काशीराम साहब की बहुत चिंता करने की बात है कि हम लोग सरकारी सेवक या नौकर बन के अपने जिंदगी को उज्जवल भविष्य बनाने के लिए सोचते हैं, जबकि हमारा सत्ता है, हमें सत्ता अपने हाथ में लेना चाहिए, शासन अपने हाथ में लेना चाहिए और शासन के लिए उन गतिविधियों को अपने हाथ में लेना चाहिए। हम शोषित होने नहीं है, हम शोषित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम शासक बनने की अपनी क्षमता को पहचान नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमारे जो महापुरुषों हैं वो कभी नहीं कहा कि आप किसी चीज में जॉब बन कर करके एक स्लेव की लाइफ में जिए और वो अपने बनाए। आप एक शासक हैं, आपका ये अतीत अतीत शासक रहा है, आपके विचारों के जो महापुरुष रहे उन्होंने इस देश और समाज को नए दिशा दिया है, तो आप शोषित कैसे हो सकते हैं? हमारे साथ जुड़े थे पिंटू सर जो कि बोध गया के मगध विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। के साथ में है इनकी धर्मपत्नी अनन्या स्वराज जी जो कि वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मगध विश्वविद्यालय बोध गया में। तो आप देख रहे थे सूचना केंद्र।